स्प्रे का दवाइयाँ डाल रहे हो ना आप लोग? हाँ डाल रहे हैं। कौन कौन सी फसल में डाल रहे हैं? संतरे में डालते हो? कौन सी दवाई? एक दो नाम बताओ। स्प्रे में फिप्रोनिल, क्लोरोसाइपर स्प्रे का विषय ले रहे हैं हम। फसल कोई सी भी हो, लहसुन प्याज में भी डाल रहे हैं, चने में भी डाल रहे हैं। लगभग आपके यहाँ जितनी फसलें हो रही है उसमें हम दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। एक भी फसल ऐसी नहीं है कि वो गोबरन डाले। एक भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें स्प्रे ना हो, सब में स्प्रे होता है। तो फर्टिलाइजर आज से समझ में आया आपको? आधा हो सकता है ना? कोशिश करके देखो, रिजल्ट मिलेगा, मुझे फीडबैक देना फिर आपने। अभी हम स्प्रे मैं बतला रहा हूं, ये स्प्रे आपने अपने खेतों में स्टार्ट किया तो शायद स्प्रे का पैसा जीरो हो। कितना? जीरो। हमें स्प्रे का शायद 30% योगदान है। हाँ, इस पर हमें लगता है और हमसे जेब से पैसा, इससे हमारी फसलें 30% पैसा खाती है और 70% इफेक्ट होता है। अगर हम दवाइयाँ नहीं डालेंगे तो फसलें खराब होगी, आउटपुट आएगा नहीं, 70% तक रिजल्ट बिगड़ जाता है। और हमारा अगर 1 लाख रुपए का बजट लगा है हमारा, तो इसमें शायद 30,000 हमारे स्प्रे प्रबंधन और ड्रेंचिंग प्रबंधन में रहते हैं। बराबर कह रहा हूं? तो ये आज से जीरो हो सकता है। कुछ प्रमाण, कुछ तथ्य, कुछ डेटा में दूंगा और कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो अपने खेत में आप प्रयोग कर सको, किसी भी फसल में जो आपने फसल लगाई है। आपको गूगल पे लिखना है VM स्प्रे। जब भी आप सर्च करो VM स्प्रे, इसका मतलब होता है, V का मतलब वाई से नो मेटा और M का मतलब मिट्टी। इसको हम सरल भाषा में कहते हैं मिट्टी का स्प्रे। फसल कोई सी भी हो, मिट्टी का स्प्रे। क्लोरोपाइरीफास, एमिडाक्लोपिड या XYZ जो भी दवाई हो, वो दवाई काम क्या करती है? कीड़ों को मारने का, रस चूसक को मारने का, प्लांट जो जख्मी है उसको थोड़ा सा और जख्मी करने का, जो हमारा मित्र पंप लेकर के स्प्रे कर रहा है उसको कैंसर की तरफ ले जाने का, जो फल हमारा संतरे के ऊपर टंगा है उसमें पूर्ण तरीके से केमिकल अंदर इंजेक्ट करके जो खाएगा उसको कहीं ना कहीं कैंसर का कारक, यहां से हम अन्नदाता बन रहे हैं। शायद ये भी उस क्लोरोपाइरीफास का काम है। किसी भी प्राणी को जन्मजात हम खत्म नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला कर सकता है। और जो आपको दवाइयाँ मिल रही है उसमें भी प्रमाण लिखा हुआ रहता है कि ये ग्रीन टैग है, रेड टैग है या येलो टैग है। उसमें ऐसी पीछे चौकड़ी बनी हुई रहती है और इसमें कलर रहता है यहाँ पर, ये कौन सा कलर है। इसमें लाल सबसे ज़्यादा खतरनाक दवाई है, हमारी ह्यूमन बॉडी को भी दिक्कत देगी। पीला स्टिकर है तो ठीक है, थोड़ा तुमको तकलीफ देगी, थोड़ा ज़मीन को तकलीफ देगी। ग्रीन है तो उनकी भाषा में सेफ है, पर जिस पे डाल रहे हो उस पे क्या सेफ है। एक ग्रीन टैग भी आता है यहाँ पर, ये दवाई सेफ है, तो वो उनकी भाषा में सेफ है नंबर कमाने के लिए और ज़्यादा रेट में बेचने के लिए। ग्रीन टैग वाली भी आती है जो ऑर्गेनिक में स्प्रे किया जाता है। बट सबके परिणाम क्या है कि हम मौआ, मक्खी, मच्छर, तुड़तुड़ा, इल्ली, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, माइट्स को खेत से बाहर निकालें या पौधे पर मार दें। इतना ही हमारा प्रोग्राम है ना। हम अन्नदाता हैं या भक्षक हैं, पूछना पड़ेगा ना हमें खुद से, अपने आप से। एक उदाहरण देता हूं मैं। हम जैसे ये इतनी चेयर पर बैठे हैं, 100 लोग हम बैठे हैं, ऐसे ही एक आपके संतरे के पत्ते जो हैं उसमें ये कली निकली और यहाँ फल लगा,
और इस पत्ते के नीचे 100 चेयर लगा करके थ्रिप्स बैठा है। 100 चेयर लगा करके इस पत्ते के नीचे थ्रिप्स देखा है आप लोगों ने? ये मेरा अंगूठा है ना, इस अंगूठे पे 1000 थ्रिप्स आ जाएगी, इतनी छोटी आती है। आई थिंक राइट सर? ये अंगूठे के जो नाखून है इसके ऊपर 1000 थ्रिप्स आ सकती है, इतनी छोटी होती है, कत्थई कलर की होती है, 2 नक्के रहते हैं उसके सामने, ऐसे छीलती है वो पत्ते को। तो जब वो भी संगोष्ठियां करते ही होंगे, हम किसान पाठशाला कर रहे हैं, हम भी संगोष्ठी कर रहे हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाते होंगे ना कि आज इस पत्ते को कैसे छीलना है। उनकी भी शादी ब्याह पार्टी कुछ होती होगी। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये पत्ते के ऊपर 100 थ्रिप्स बैठी है चेयर लगाकर, जैसे हम चेयर लगाकर बैठे हैं, और कोई एलियन आया और वहां क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे करके चले गया, आपको कैसा लगेगा? हमारे ऊपर कोई आया हेलीकॉप्टर से तेजाब डाल के चले गया, क्या करोगे आप? कुछ तो खत्म, कुछ जिनके छींटे लगे बाहर जाके गालियां देंगे, बंकर में जाके छिपेंगे। तो हम जब क्लोरोपाइरीफास डालते हैं उन पत्तों के ऊपर, तो उन थ्रिप्स की क्या हालत होती होगी? ऐसे ही। और जो पत्ता, ये थ्रिप्स ने इस पत्ते को छीला, ऐसे थ्रिप्स का जो मुंह होता है ना, यहाँ ऐसे 2 कंघी रहती है उसकी, ऐसे 2 दांत रहते हैं, ऐसे छिलती है वो। तो पत्ते की चमड़ी को छिलती है, फिर उसके क्लोरोपाइरीफास को चूसती है। अब जहां जहां वो 100 बैठे हैं एक साथ, तो कुछ तो छिल दिया होगा, और वहां फिर वो क्लोरोपाइरीफास उस पत्ते को लगा। छिली हुई बॉडी में मेरी ये चमड़ी छिल गई, अब यहां पर क्लोरोपाइरीफास लगा, तो रिएक्शन होगा ना, अंदर कुछ जाएगा ना, तो वो उस थ्रिप्स को मारते मारते उस पत्ते पर भी असर कर रहा है, पत्ते से बॉडी के अंदर जा रहा है। और वो क्लोरोपाइरीफास क्या करता है? जो भी प्लांट जमीन से भोजन उठाता है, वो सूर्य देवता की रोशनी में पत्तों के क्लोरोफिल से पकाता है। हम गेहूं घर लेके गए, आटा चक्की में पिसवाया, उसको चूल्हे पर भाभी ने पकाया, तो ये NPK सब न्यूट्रिशन उठाकर ले गए पत्तों के पास। अब ये पत्ते उसको पूरी बॉडी में भेजने लायक सूर्य की रोशनी से पकाएंगे और पूरे पौधे की बॉडी में भेजेंगे, जिसमें फल के अंदर भी भेजेंगे, डंडी के अंदर भी भेजेंगे, छिलके पर भी भेजेंगे, और वापस जड़ों पर भी भेजेंगे कि जाओ आगे बड़ा हो जाओ और भोजन ढूंढ के लाओ। तो इन और आउट होता है। पौधे के अंदर झाइलम और फोयम होता है, 2 तरह की पेशी होती है, एक झाइलम और एक फोयम। तो भोजन ऊपर उठाने वाली, ले जाने वाली एक पेशी होती है, एक भोजन को वापस नीचे लाने वाली पेशी होती है। ये थोड़ा सा मैं किताबी ज्ञान पर भी बात कर रहा हूं। तो जब ये सूर्य की रोशनी से क्लोरोफिल से भोजन पकता है, तो मतलब सारा स्टोरेज क्लोरोफिल में, पकाने का काम क्लोरोफिल में, और वहीं छाल को छीलने के बाद में हमने क्लोरोपाइरीफास भी डाली क्लोरोफिल में, तो वही इमिडाक्लोपीड या जो भी दवाई डाली वो पूरी बॉडी में गई, तो फल में भी गई। अब वो पौधे से हम कामना करते हैं कि ये हेल्दी फल दे, ज्यादा फल दे, और इसकी बॉडी कोई रिएक्शन ना करे, और हमें फ्लावरिंग बहुत सारी आए और बहुत सारे फल लगे। लगभग एक पौधे से केजी, कम से कम 200 केजी मेरे को चाहिए एक पौधे से। इस साल मैं खूब खाद डालने वाला हूं, दवाई नहीं चूकूंगा। मैंने बच्चे की 10वीं के बाद पढ़ाई छुड़वा दी है, अब वो पंप लेके खेत में रहेगा, वो वर्षोदया से दवाई डलवाता रहेगा। पर मेरे को 200 किलो माल चाहिए, तो माल बच्चे को वहां बिठाने से नहीं आएगा। कैसे आएगा माल? उसका कॉन्सेप्ट समझना है हमें। किसी भी प्लांट के पत्ते का कॉन्सेप्ट समझना है कि उस पे रस चूसक कीट आते कैसे हैं, काम क्या करते हैं, उनको भगाने के लिए हम क्या करें। आतंकवादियों को भगाया जा सकता है, वहीं जहां है वहां बम उड़ा करके फोड़ोगे तो हम भी मरेंगे, वो गड़बड़ी है। भगाना पड़ेगा, मारने वाली प्रक्रिया पर जाना। अभी तक तो हम मार ही रहे हैं ना, उससे रिजल्ट मिल रहा है। हर साल दुकानदार का पैसा सवा ज्यादा देना पड़ता है। पिछली बार 1 लाख दिया था, इस बार 1.25 लाख देना है। रेट भी बढ़ गए हैं,
हमारी गलती भी नहीं है, दवाइयों का रेट बढ़ गया है, लेबर का खर्चा बढ़ गया है। तो हर साल सवाया देना है और उत्पादन उसी सवाया की मात्रा में कम होना है। तो कॉन्सेप्ट समझना है, होता क्या है, पत्तों में क्या होता है यहां से मैं बतलाता हूं आपको। तो आपको मिट्टी का स्प्रे समझ में आएगा। मिट्टी के स्प्रे को आपको गूगल पे लिखना है, वीएम स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे। तो आपको मैं थोड़ी सी प्रक्रिया बतला दूं, ये मिट्टी का स्प्रे आया कहां से है। आज की तारीख में जो व्यक्ति ने मिट्टी का स्प्रे निकाला उनका नाम है चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी। ये हैदराबाद रहते हैं, 70-80 साल की एज है। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया है। क्यों? उन्होंने मिट्टी का स्प्रे का पहचान किया, इजाद किया। जब मिट्टी का स्प्रे निकाला, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, वो पता चला तो वो उनके घर आए हैदराबाद, उनसे मिले, उनसे सारा सीखा। और अमेरिका में जितनी भी गवर्नमेंट की कृषि होती है वो मिट्टी के खेती से कृषि होती है। ये थोड़ा डेटा देखो, निकालो, आपको पता चलेगा। मैं प्रूवन इंडिया के बाहर का भी दे रहा हूं। इंडिया के अंदर मेरे ग्रुप में जितनी खेती होती है, मैक्सिमम फार्मर मिट्टी का स्प्रे करते हैं। गूगल पर आप लिखोगे मिट्टी के स्प्रे के फायदे, तो एक मैं बतलाता हूं फायदा, जिसके रिसर्च पेपर मैंने देखे हैं, मैंने उसको फिल किया है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जिन भी व्यक्तियों की आंखों की रोशनी कम है, अगर उनको मिट्टी के स्प्रे किए हुए चावल खिलाते हो तो उनकी रोशनी बढ़ती है। चावल की खेती पता है ना, कीचड़ में चावल लगाना, उसकी पहले नर्सरी तैयार करना। तो नर्सरी तैयार करने के बाद से हर 7 से 10 दिन में मिट्टी का स्प्रे करना है, दूसरा कोई स्प्रे नहीं करना है, और पानी देना है, ना कोई खाद देना है। वो जो चावल पकता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अलग आती है, विटामिन B12 और कई सारे जो इंग्रेडिएंट है वो नॉर्मल चावल से अलग आते हैं। और मिट्टी के स्प्रे किए हुए चावल अगर इंसान खाता है तो जिसको सूर्यास्त के बाद रतौंधी आता है, उसका रतौंधी ठीक होता है, आंखों की रोशनी ठीक होती है, और कई सारे जोड़ों के दर्द है वो कम होते हैं। ये रिसर्च पेपर है, कई सारी यूनिवर्सिटियों ने किया है। और मिट्टी के स्प्रे का गेहूं हम बनाते हैं और हम 120 रुपए किलो गेहूं बेचते हैं। कितना? हम किसान पाठशाला के जो फार्मर हैं, हमारे खेतों में जो गेहूं बोते हैं उसमें बोने के बाद से हर 7 से 10 दिन और मैक्सिमम 14 दिन के अंतराल पर मिट्टी का स्प्रे केवल करते हैं। और हम 1 साल पहले की बुकिंग लेते हैं 60 रुपए किलो, और 60 रुपए किलो डिलीवरी देते हैं। जब जो आपके ग्रुप से भी जुड़ेगा उनको हम इस श्रेणी में साथ में अगले साल से ले लेंगे। हम से जो गेहूं लेता है उनको हम प्योरिटी क्या देते हैं? जो व्यक्ति हमसे गेहूं बुक करता है उनको हम जियो लोकेशन देते हैं कि आपका गेहूं कौन फार्मर बोएगा, उसका नाम क्या है, उसका खेत कहाँ है, वो कब बोएगा। और फार्मर को कहते हैं कि खेत की तैयारी करने के हर 5-5 दिन का वीडियो हमें चाहिए। वो वीडियो हम उस व्यक्ति को भेजते हैं जो किसान पाठशाला के ग्रुप से जुड़कर गेहूं खरीदता है। सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक का हम नहीं देते हैं, उसमें क्लोरोपाइरिफास आ सकता है। हमसे जो गेहूं खरीदता है उसको हम किसान का घर, खेत, नाम, नंबर सब देते हैं, उसके खेत के फोटो देते हैं, लोकेशन देते हैं। तुमको जब भी जाना हो जाकर देख लो किस खेत में तुम्हारा। दिल्ली में भी गेहूं जाता है, बंबई में भी जाता है, कलकत्ता में भी जाता है, इंदौर के सारे IG जज हमारे यहाँ का गेहूं खाते हैं। तो उनको हम पूरा जियो लोकेशन देते हैं, कौन सी तारीख को अगले साल बोएंगे 2026 में, उसकी बुकिंग आज होगी 25 में। कौन किसान बोएगा, किस तरीके से बोएगा, वो मिट्टी का स्प्रे कितनी बार करेगा, पानी कैसे चलाएगा, बोते समय क्या करेगा, हर बार का एक वीडियो उस आदमी के पास जाएगा। एक अलग से किसान का बैंक अकाउंट भी जाता है कि आपको अगर ठीक लगे, आपको लगे कि कैंसर फ्री अन्नदाता ये है, जिन्होंने आपको दवाई गोली खिलाई है ना कि जहर खिलाया है, तो आप इसको बोनस भी दे सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे खरीदार हैं जो एक्स्ट्रा पैसे भी डालते हैं किसान को, 120 के अलावा भी डालते हैं, तो हम डायरेक्ट उनका परिचय कराते हैं। ऐसे चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी के खेत से अंगूर भारत का सबसे महंगा एक्सपोर्ट होता है, मिट्टी के स्प्रे किया हुआ अंगूर, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी आती है। और न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रमाण मैं बतलाता हूं किसको कहते हैं।
स्प्रे 2 मिनट में बतला दूंगा, आप अगले बार से करना चालू कर दोगे, बट इसका सारांश समझ लो क्या है। आज का जो पालक है उसमें आयरन कंटेंट आप टेस्ट कराओ एक बार, कि यहाँ का नलखेड़ा गांव में किसी ने पालक लगाया हो तो उसको लैब टेस्ट कराओ, आयरन कितना परसेंटेज है। और जब महाराणा प्रताप थे, जब आयरन होता था उसका कितना परसेंटेज था, वो कैसे पता चलेगा? महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हाथी के समान, उनकी तलवार का वजन, भाले का वजन, मेरा वजन 65-68, भाला 80 किलो, मतलब महाराणा प्रताप मुझे ऐसे उठा के चल रहे थे। समझने वाली बात है ना। महाराणा प्रताप के पास कवच, जूते, ढाल, बलराम के बराबर भाला, और फिर वो इतना सब लेकर के जिस घोड़े पे बैठते थे उसकी क्या हालत होगी? कॉन्सेप्ट समझो। आज का घोड़ा खच्चर दिखता है, उस समय का घोड़ा हाथी दिखता था। फर्क समझ में आ रहा है? न्यूट्रिशन का फर्क क्या है? एक हाथ में तलवार और एक हाथ में भाला, दोनों हाथ चल रहे हैं। अभी तो हमारा एक ये माइक पकड़ के रखूंगा मैं दिन भर तो कंधा दुखेगा। कॉन्सेप्ट समझो, न्यूट्रिशन का कितना फर्क आएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो मिट्टी का स्प्रे जो करेंगे उस फसल में न्यूट्रिशन की भरमार होगी। कैसे होगी वो मैं बतलाऊंगा, उदाहरण मैंने बतलाया। और मिट्टी के स्प्रे पर चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी ने पेटेंट लेके रखा है। भारत के बाहर अगर कोई स्प्रे करेगा तो उनको रॉयल्टी जाएगी, भारत में करता है तो उनको छूट है। इसलिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का सम्मान दिया है। तो अब गूगल खुला है, उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ो, मिट्टी का स्प्रे क्या है, काम कैसे करता है, बनाएंगे कैसे, अब मैं वो बतलाता हूं। समझ में आया ना क्या है? 65 ml की दवाई जो 1800 रुपए की मिलती है, वो जितना काम करती है उससे ज़्यादा आपके खेत की मिट्टी 5 गुना ज़्यादा काम करेगी अगर सही से स्प्रे बना लिया। थ्रिप्स भगाने वाली 65 ml की दवाई जिसमें हरे कलर का टैग आता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दवाई कोई सी भी हो सकती है, 1800 रुपये में मिलती है, पता है ना? स्पिनोसाइड जिसका कंटेन है, हाँ इतनी सी 200 लीटर पानी और कितना काम करेगी 2 एकड़ में। ओ बाप रे एक दवाई, एक कोठी 200 लीटर का घोल कितने का बनता है आपका? अरे 500 लीटर का रहने ड्रम, 500 लीटर में 10 ग्राम पूरी, हाँ 10 ग्राम और वो ना वो आखिरी से 2 बीघा को ईड़ो मारी हो। देखो कितना असर किया ना उसने। 500 लीटर में मात्र 10 ग्राम और इतनी इल्ली मार दी उसने। अब वो जो उसको पंप को लेकर छीट रहा होगा, उसकी तीसरी पीढ़ी नपुंसक नहीं होगी तो क्या होगी ये बताओ मेरे को। ये रिसर्च पेपर में है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। काका ने जो बताया कि 500 लीटर में इतना सा डाला और उसने इतने को मार दिया, तो भी तो चलने फिरने वाले प्राणी को मारा ना। हम क्या है, चलने फिरने वाले प्राणी, सांस ही लेते हैं। स्लो पॉइजन हम अपने अंदर डाल रहे हैं। प्लांट को डैमेज कर रहे हैं वो अलग है, धरती माँ को डैमेज कर रहे हैं वो अलग है। अभी मिट्टी का स्प्रे काम कैसे करता है उस पर मैं आता हूं। मिट्टी का स्प्रे 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, जहां से भी आपको मिट्टी लेना है। ये बराबर जो जमीन है उसमें 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, जहां से आपको मिट्टी लेना है। मिट्टी लेना है ऊपर से नीचे तक की पूरी। कितनी लेना है? 200 लीटर पानी, हेलो, पानी 20 केजी मिट्टी जंगल की। अभी ये मिट्टी गड्ढा जहां करोगे ना, वहां कांटे वाला पेड़ नहीं चाहिए। उस जमीन में कभी आपने कल्टीवेटर नहीं चलाना होना चाहिए। वहां कभी यूरिया, डीएपी, पोटास आपने नहीं डाला हो। जो जमीन कभी छुई नहीं, अनटच है, वहां गड्ढा कर लो। मेड़ हो सकती है, मेड़ के बाहर हो सकती है, या खेत का एक कोना छूटा हुआ हो, वहां गड्ढा कर लो। 5 फीट गहरा गड्ढा, कम से कम 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, चलेगा। कम से कम 5 से ज्यादा। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है 20 किलो।
पहली बार जो गड्ढा करो वो भी काम में ले सकते हो, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक की है। 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा। वाइसेनोमेटा के अंदर आता है सुक्रोज और गो अर्क, गोमूत्र का अर्क निकाला हुआ कंटेंट जो नेगेटिविटी को खत्म करता है, और सुक्रोज जो सभी तरह के बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है। सुक्रोज आता है आपके ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, सुक्रोज शक्कर में आता है, गुड़ में आता है, मीठे फलों में आता है, बट उसके साथ में गो अर्क नहीं जाएगा तो फंगस को बढ़ाएगा। इसलिए वाइसेनोमेटा बना है कि गो अर्क के साथ में देंगे तो फंगस ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी नहीं। अगर किसी पौधे पर फंगस लगी है और उसमें आपने ग्लूकोज ज्यादा डाल दिया, या चीकू के पल्प का रसा ज्यादा डाल दिया, या शक्कर घोल के डाल दी, तो वो फंगस 10 गुना बढ़ जाएगी। सुक्रोज उसमें भी है, बट केवल सुक्रोज काम नहीं करेगा, उसके साथ गो अर्क जाना चाहिए। तो 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसको रखना है 36 से 72 घंटे, कम से कम 2 दिन से ज्यादा। इसमें जो मिट्टी है, एक लकड़ी डालना है और यहां प्लस साइन करना है, नीचे प्लस, जैसे छाछ बनाने की मथनी में नीचे प्लस आता है ना, चौमड़ बनी हुई रहती है, तो ये जो डंडा है, इस डंडे में प्लस 2 लकड़ियां लगा देनी है और इस डंडे को ऊपर नीचे हिलाना है, ऐसे गोल गोल नहीं हिलाना है। हम जब दवाई घोलते हैं तो कैसे हिलाते हैं? अभी गोल हिलाने में क्या होगा, जो पानी आपका नीचे नीचे हिल रहा है, बीच वाला बीच में, ऊपर वाला ऊपर। सही दवाई घोलना है या मिट्टी का घोलना है तो ये डंडे को ऊपर नीचे हिलाना है, तो पूरा पानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये प्लस साइन होगा तो होगा। तो दवाई घोलने का सही तरीका है लकड़ी नीचे प्लस, वो सही घोलेगा। इसको कम से कम 2 दिन रखना है। उसके जब स्प्रे करेंगे तो एक खाली ड्रम रखना है पास में। जिस दिन हम स्प्रे करें उस दिन खाली ड्रम रखना है। इसमें पतला कपड़ा, धोती का, साड़ी का, छिरहिरा पतला कपड़ा पूरा हिलाते जाओ और पानी इधर उड़ेल दो, छान लो, तो यहां पर रेत, कंकर, पत्थर, जो मिट्टी नहीं घुली हो वो अटक जाएगी, वो बाहर हो जाएगी। अभी यहां क्या मिला? मटमेला पानी। ये ड्रम हो गया खाली, इस ड्रम को पानी से धो लो, कचरा सब खाली कर लो, फिर कपड़ा इधर लगाओ, फिर इधर से एक बार कप्पड़ छान करो, 2 बार कप्पड़ छान करनी है 2 दिन के बाद। उसके बाद अब ये जो मिला, ये पानी ऐसा है जो आपके पंप की नोजल से निकल जाएगा। इसमें कोई रेत के कंकर, पत्थर, ककरी कुछ नहीं है। 2 बार कप्पड़ छान किया हुआ पानी, आपका कोई सा भी पंप, कितनी बारीक नोजल हो, मोटी नोजल हो, ट्रैक्टर का पंप हो, पिट्ठू पंप हो, उसमें से ये पानी निकल जाएगा। बट मिट्टी का अंश इसमें है, बैक्टीरिया अनंत मात्रा में है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। और किसी भी पौधे को जो रेसिड्यू बन रहा है उसको कम करना है तो मिट्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसी भी केमिकल को खत्म करना है तो मिट्टी में डालते हैं, किसी भी दवाई को नष्ट करना हो तो मिट्टी में डालते हैं। मिट्टी ही सोखती, उसके अलावा कोई सोखता नहीं। तो आपने कोई भी केमिकल डाला हो, उसके 7 दिन के बाद मिट्टी का स्प्रे डालोगे तो उसका जो ज्यादा असर है वो खत्म होगा। तो ये मिट्टी का स्प्रे बना करके, घोल करके कैसे स्प्रे करोगे, वो प्रक्रिया, ये काम कैसे करेगा, और ये 5 फीट का गड्ढा क्यों चाहिए, ये मोटा प्रश्न है। ये समझ में आ गया? घोल के स्प्रे करना, 2 बार घोलना है, छानना है। अभी ये जो 5 फीट का गड्ढा है, ये करता क्या है, इसकी मिट्टी इतनी अच्छी कैसे है जो मार्केट में मिलती नहीं है। और इस गड्ढे की कॉलर बनानी है। हेलो, ये महत्वपूर्ण बात है। ये कॉलर बनानी है पाली, ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। इसको ढकना है अच्छे से, काले कपड़े से, काली पॉलीथीन से, और अंधेरा करना है। तो आप दोबारा वापस मिट्टी निकाल सकते हो। अगर धूप गई, पानी गया, तो आपको दोबारा मिट्टी इसमें से नहीं निकालना है, नया गड्ढा करना है। समझ में आ रहा है? अभी ये काम कैसे करता है? जो भी पृथ्वी की लेयर है ऊपर की, इस लेयर से 1.5 फीट ऊपर, 1.5 फीट नीचे
एक बायोडायनामिक कॉलोनी है, बैक्टीरियल बायोडायनामिक कॉलोनी है, एक इकोसिस्टम है, अपने आप चलायमान इकोसिस्टम है जिसे हम आप बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, वो है। पता कैसे चलेगा? आपके यहाँ दाल बनती है ना खाने की, जाओ नर्सरी, दादी को पूछना, अभी तो फ्रिज होंगे सबके घर, नर्सरी जाओ। तो मई में दाल को सवेरे बनाई और फ्रिज में नहीं रखी तो दोपहर तक क्या होगा? खराब हो जाएगी। जब फ्रिज नहीं थे तो दाल को कहाँ रखते थे? पानी में या ऊपर छीके पे, ऊपर से रस्सी टांगी, उस छीके में दाल रखते थे। हाँ, नीचे मिट्टी के संपर्क में रही तो दाल खराब हो जाएगी। नीचे रखा हुआ रहा तो उसके 1.5 फीट ऊपर छीका। अभी आप अगर मटन मार्केट में जाओगे तो मटन ऐसा टंगा हुआ रहता है, नीचे फर्श पर रखा हुआ नहीं रहता, नीचे रहेगा तो सड़ जाएगा, ऊपर टांग दिया तो सूखेगा, सड़ेगा नहीं। उसका कारण क्या है? जो मिट्टी की ये जो 1.5 फीट की लेयर है, इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी है, हमें दिखती नहीं। ये जो चेयर है, ये चेयर के नीचे अनंत अनंत बैक्टीरिया घूम फिर रहे हैं, सब अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, हमें दिखते नहीं। हमारे सोने की खटिया 1.5 फीट हाइट की है, मालूम है आपको? जिसपे हम रोज सोते हैं, पता है कितनी हाइट है उसकी? 1.5 से 2 फीट। क्यों? वो 1.5 से 2 फीट इसलिए रखा है कि रात में जब बहुत सारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो सूर्य अस्त के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वायुमंडल में अंधेरा होने के बाद 2 बजे से 7 बजे के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो हम ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन कम पड़ती है, तो हम नाक से सांस लेने की बजाय मुंह से सांस लेते हैं, खर्राटे। तो जब ऑक्सीजन कम पड़ता है रात में और हम मुंह से सांस लेते हैं तो ज्यादा बैक्टीरिया अंदर ना चले जाएं, इसलिए पूर्वजों ने 1.5 फीट का खटिया बना दिया। अगर बैक्टीरिया अंदर जाएंगे तो हमारी आंतें खराब होगी, हमारे पेट खराब होंगे, हमें दस्त खूब लगेंगे, हैजा फैलेगा। ये छोटी छोटी सी बीमारियों के नुस्खे हैं ये, कि 1.5 से 2 फीट की खटिया पे सोना है। तो 3 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे तक बैक्टीरिया अंदर ना जाए। खर्राटे लें जब, नाक से फिल्टर लगे हुए हैं, कम बैक्टीरिया जाएंगे। छोटे छोटे से रीजन है। तो ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये 1.5 फीट नीचे 1.5 फीट ऊपर है। तो ये जो मिट्टी का आपने 1.5 फीट का ओरा खोदा और ये 200 लीटर पानी में डाला, तो ये बैक्टीरिया का महासागर आ गया। अब आपको मार्केट से कोई बैक्टीरिया खरीदने की जरूरत नहीं। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अनंत अनंत बैक्टीरिया है इसमें। अब ये बैक्टीरिया को बढ़ाओगे कैसे? उसके लिए सुक्रोज, शक्कर डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, चीकू डाल सकते हो, मीठा फल कोई सा भी डाल सकते हो। डायरेक्ट डाला और अगर खेत में फंगस है तो नुकसान देगा, इसके लिए इसको चाहिए गोअर्क। गोअर्क क्यों चाहिए? हम कहीं उठावने में जाते हैं ना, किसी भाई को घाट पे छोड़ के आए, आखिरी विदाई दे के आए, और घर पहुंचते हैं तो दादी ऐसे गोमूत्र डालती है, फिर अंदर लेती है, बिना ऐसे छींटे डाले अंदर आते हो। शमशान में कई सारी नेगेटिविटी है जो हमारे घर में ना आए। वो 2 बूंद गोमूत्र पता नहीं क्या करता है, पर वो नेगेटिविटी को हटाता है। ये पता है आप लोगों को? दूसरा प्रयोग करके देखना, और एक, ये तो हम सबके साथ हो रहा है, कुछ कारण होगा तो वो पूर्वजों ने चालू किया। दूसरा, देसी गाय जो बिहाई नहीं, जो वयस्क हो गई, उसका सवेरे सवेरे का मूत्र लेना है, कांच की बोतल लेना है और हमारे छत पर रखना है जहां सूर्य का लाइट आता है। बस 45 से 90 दिन में आपको दिखेगा रिजल्ट। देसी गाय का गोमूत्र जब सूर्य की रोशनी में रहता है तो गाढ़ा होता है और छांव में रहता है तो पतला होता है। बैठे अभी मत करके। पूरे विश्व में सूर्य की रोशनी को संजोने के लिए एक ही तत्व है, देसी गाय का गोमूत्र। आप ऊपर रखोगे रोशनी में तो वो शहद के माफिक गाढ़ा होने लगेगा, वो सूर्य की रोशनी को संजोता है।
उसमें होल्ड करके रखता है। उस गोमूत्र को जो सूर्य की रोशनी को संजोता है, उसको आपने फर्मेंटेशन किया और अर्क निकाला। देसी दारू किसी को पता है कैसे बनती? हाँ, सबको पता है। एक जगह बॉईल करना है, उसकी भाप, उल्टा मटका, नली, पानी में डाल करके भाप को निकालना है। वो जो पानी निकलता है वो इस चीज़ का अर्क रहता है। तो ऐसे गौमूत्र का सूर्य की रोशनी संजोने के बाद में उसको बॉईल करके अर्क जो निकालते हैं, वो अर्क वाइसेनोमेटा के अंदर है सुक्रोज के रूप में। तो जो सूर्य की रोशनी को संजोकर अर्क बना, वो 1 ग्राम अनलिमिटेड काम करता है और नेगेटिविटी को भगाता है। इसलिए आपको इस मिट्टी में, यहाँ से बैक्टीरिया तो ले लिए, यहाँ हमारे पेड़ पौधों के लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है, नेगेटिव बैक्टीरिया भी है। तो पॉजिटिव ही रहे इसलिए गो अर्क चाहिए। अभी यहाँ नीचे क्या है, 1.5 फीट के नीचे 200 ग्राम। जब हम ऐसी जमीन का मिट्टी ले रहे हैं जहाँ पत्ते, कूड़ा करकट सब था, हमने कभी कल्टीवेटर नहीं चलाया, तो जहाँ कचरा वचरा पड़ा होगा और बारिश की बूंदें आई होगी तो ये लाल पानी बन के कभी ना कभी तो गया होगा ना। यहाँ घास पैदा हुई, हम काटने नहीं गए हैं, उसकी जड़ें कुछ तो फैली होगी ना। मतलब जहाँ अनटच जमीन है वहां कुछ न कुछ एक्टिविटी हो रही है प्रकृति की अपने आप, और जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक दूसरे के पूरक है। कोई कचरा खा रहा है, कोई एक दूसरे को खा रहा है, बट खाएगा तो निकालेगा। देसी केचवा नीचे नमी में ऐसे होल और पोल बनाता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। केचवे की ऊपर की लेयर देखोगे तो चिपचिपी आती है, आगे जाता है मिट्टी खाता है, पीछे से मिट्टी निकालते जाता है तो होल और पोल बनाता है, होल और पोल बनाता है, और उसके पोल पर उसका चिपचिपा रसा चिपका हुआ रहता है। तो जितनी मिट्टी आप खोदते हो इसमें कुछ न कुछ किसी न किसी कीट पतंग का विष्टा है, और देसी केचवे का बहुत सारा चिपचिपा रसा है, और दीमक का भी विष्टा है। जब ये मिट्टी निकालकर इसमें डालते हो तो अनंत मात्रा में न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है, जो 2 से 3 दिन आप रखते हो। अब ये पत्ते पर जाकर काम क्या करता है, ये समझ में आया मिट्टी में क्या है? हाँ, कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह का न्यूट्रिशन। अब ये पत्ते पर जाता है तो काम क्या करता है? पत्ते पर जाकर के मिट्टी काम क्या करती है? कोई सा भी पत्ता हल्का हल्का उसका रोम छिद्र है, जैसे हमारी बॉडी में रोम छिद्र पसीना आता है ना, ऐसे किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते को देखोगे तो उसको बारीक पत्ता हो तो बिलोरी कांच से देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी से रोम छिद्र दिखता है। रात भर प्लांट शुष्क अवस्था में है, सवेरे सवेरे जैसे सूर्य की पहली किरण आती है तो ये जो रोम छिद्र है, इन रोम छिद्रों से हल्का सा रसाव बाहर आता है जो उस प्लांट की खुशबू को बिखेरता है। वायुमंडल में उस प्लांट की खुशबू को बिखेरता है कि मैं इस तरह का पौधा हूं, मैं यहां पर हूं। जैसे उदाहरण बतलाऊं तो बारिश होती है, पहली बारिश, और हवा चलती है, बारिश हो रही 10 किलोमीटर दूर, हवा आई तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है मिट्टी की, पानी और मिट्टी के मिलन की। ऐसे ही हर पत्ता अपनी अपनी अलग खुशबू फेंकता है। जब इस रोम छिद्र से वो हल्का सा नमी निकलता है, वो खुशबू फेंकता है, तो सूर्य की पहली किरण उस पत्ते पर पड़ने से वो जो अरोमा निकलता है उससे कीट पतंग इनवाइट होते हैं कि आ जाओ, मैं यहां पर हूं, मैं नीम का पेड़ हूँ, मैं चीकू का पेड़ हूँ, मैं बैंगन हूँ, मैं सीताफल हूँ, मैं अमरूद हूँ, मैं संतरा हूँ। इससे प्रकृति को पहचान मिलती है इस रोम छिद्र से जो रसाव आता है उससे कि ये संतरे का पेड़ है। तो संतरे के पेड़ से जो रिलेटेड होगा उस तरह के कीट पतंग, मक्खी, महुआ सब यहाँ पर आएंगे, इसको खाना चालू करेंगे। ये प्रक्रिया है। अभी हम इस पर थ्रिप्स जो है वो भी बैठी है, माइट्स भी बैठी है, व्हाइट फ्लाई भी है, जो इस पत्ते को खाना और चूसना चालू करते हैं क्योंकि वो शाकाहारी है, उनका भोजन है ये।
गाय होगी तो गाय को जो चारा अच्छा लगेगा वो खाएगा, तो ये गाय का छोटा रूप है थ्रिप्स, उसको ये पत्ते का क्लोरोफिल अच्छा लग रहा है शाकाहारी। अभी ये जो मिट्टी का स्प्रे बनाया, ये हमने इसके ऊपर स्प्रे किया, क्या होगा? एक हल्की सी मिट्टी की मटमैले पानी की लेयर चढ़ेगी उस पत्ते के ऊपर। नहलाना है, पीछे से भी आगे से भी, जैसा आप स्प्रे करते हो वैसा स्प्रे करना है। तो मटमैले पानी का स्प्रे पत्ते के ऊपर गया तो हमें कोठी मटमैली दिख रही थी, स्प्रे करते समय धुआं धुआं दिखा, बट पत्ते के ऊपर गया तो कुछ तो मटमैलापन गया ना। थ्रिप्स इस अंगूठे के ऊपर 1000 से ज्यादा आती है, उसकी आंखें कितनी बड़ी रहेगी है ना। हमने 2 बार कप्पड़ छान किया, पर जो मटमेला कचरा है वो दिखता है यहां पर थ्रिप्स को, कुछ मटमेला दिखेगा ना। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनकी आंखें काम नहीं करती, उनके सेंसर काम करते हैं। जैसे सांप की जीवा काम करती है, वो आंखें कम काम करती है, वो जीभ से पता करता है कि गर्मी कितनी है, इसमें कितने लोग बैठे हैं, वो ऐसे पता करता है। ऐसे बहुत सारे रस चूसक हैं जिनके सेंसर काम करते हैं। तो ये जो चिपचिपा पदार्थ है, इसके ऊपर मिट्टी आई, इसका रोम छिद्र पतला है, इसका पसीना कम निकला है, तो मिट्टी भी हमने कम डाली। जब इस चिपचिपे पदार्थ पर मिट्टी आई तो इसकी अरोमा क्या हो गई? बदलेगी ना, मिट्टी की अरोमा जाएगी। अब इसकी अरोमा नहीं गई, तो पहला तो इसने इनविटेशन कम कर दिया कि मैं भिंडी हूं, ये बताना खत्म। मिट्टी का स्प्रे चले गया तो सवेरे सवेरे उसने बताया मैं भिंडी हूं, पहुंचा मैं मिट्टी हूं। इसने बोला मैं भिंडी हूं, बीच में मिट्टी है, पहुंचा मैं मिट्टी हूं। अभी थ्रिप्स को जरूरी है आना, वो मेड़ पर खुश है, हरियाली है वहां पर। मेड़ पे कभी स्प्रे मत करना, वो उसके लिए रहने दो। स्प्रे केवल खेत पे करना है। मैं संतरा हूं, वहां पहुंचा मैं मिट्टी हूं, ठीक है भाई, इधर नहीं जाना है। पर अब भूख लग रही है बहुत, 8-10 दिन हो गए कुछ मिला नहीं, हरा हरा है, चलो खाते हैं। अब जब यहां मच्छर मक्खी आते हैं चूसने के लिए तो क्या मिलेगा? मिट्टी। रस चूसक जितने भी कीट पतंग हैं उनकी आंतें कम हैं, बहुत सौ की तो है ही नहीं। और जब मिट्टी खा लेते हैं तो वो पचा नहीं पाते हैं, तो फिर वो कोई भूख नहीं लगती, कोई खाना नहीं खाते। भंग एक बार अच्छे से खा के देखो, या तो बहुत भूख लगेगी या भूख नहीं लगेगी। ऐसे उनके साथ होता है कि अगर वो मिट्टी खा लिया उन्होंने, मरता क्या ना करता, पत्ते पे जाकर बैठ गया, अब मैं डू और डाई का सीन है, तो जनेंद्रिया बंद होती है, नई प्रजनन क्रिया करता नहीं मिट्टी खाने से। ये रिसर्च पेपर में लिखा है, वो सारी चीजें मैं बतला रहा हूं आपको। आप गूगल पे डालोगे तो डिटेल मिलेगी। मिट्टी का स्प्रे काम कैसे करता है वो मैं बतला रहा हूं। इल्ली बहुत बड़ी है, वो तो पत्ता खाएगी, पत्ते खाने के साथ उसके साथ मिट्टी जाती है, और इल्ली की आंत होती नहीं, वो मिट्टी को पचा पाती नहीं। अगली नई प्रक्रिया, उसकी नई जनेंद्रिया काम करती नहीं, नई पीढ़ी को जन्म देती नहीं, और उसके बाद उसका समापन होता है। ये मिट्टी का स्प्रे काम करता है। कोई सी भी फसल हो, आपने न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया, क्योंकि न्यूट्रिशन है यहाँ पर, आपने बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में दिए इसकी बढ़वार के लिए, इसके क्लोरोफिल को बढ़ाने के लिए, और रस चूसक कीट पतंग को किसी को मारा नहीं, केवल उसको बोला ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, इधर मिट्टी है, मिट्टी खाना हो तो खाओ। उसको बोल दिया भाई तुम यहाँ से जाओ। हम किसी को मारने के लिए नरभक्षक नहीं है, और इससे हमारे कोई भी पेड़ पौधों में कोई नुकसान नहीं है, कोई कैंसर का कारण हम नहीं है। और जिसको भी यहां से फल जाएगा, अनंत न्यूट्रिशन मात्रा वाला फल जाएगा। आप कह सकते हो अगर आपका संतरा ओनली मिट्टी के स्प्रे से पका रहे हो, टाइमिंग भी बताऊंगा कैसे, मिट्टी के स्प्रे से पका रहे हो, आप उसके वीडियो मुझे संतरे का पहला स्प्रे करो वहां से लेकर आखिरी स्प्रे तक के भेजो, मैं अपने चैनल पे डालूंगा और उसमें आपका नंबर दूंगा। और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड संतरा हम ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं, और कई सारे लेने वाले हैं। आपको एक ही काम करना है, जो पड़ोसी मित्र केमिकल डाल रहा है उसका संतरा, आपके मिट्टी के स्प्रे के संतरे को, दोनों को लैब में भेजना है, नाम पता एड्रेस लिख करके उसकी जांच लेना है, और जो संतरा लेने वाला व्यापारी है उसको दिखाना है ये न्यूट्रिशन और ये न्यूट्रिशन। कोई भी केमिकल
मिट्टी के स्प्रे के सामने फसलों पर टिका नहीं है आज तक। हम चना पकाते हैं, गेहूं पकाते हैं, मिर्च पकाते हैं, कपास में कोई स्प्रे नहीं करते हैं। पपाया में हम जब पपीता लगाते हैं तो पपीता लगाने के 10 दिन बाद से लेकर हर 7 से 10 दिन में पपीता रोटावेटर करें जब तक केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं, हर 7 से 10 दिन में। पपीता में सबसे ज्यादा स्प्रे लगता है अगर अच्छी पकाना है, उसमें माइट्स बहुत आती है, ऐसे नीचे पत्ते हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि इसमें लीफ कर्ली वायरस आ गया। येलो मोजेक आता है क्योंकि रस चूसक सब उसका चूस लेते हैं और रूट डैमेज होती है तो क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है पपीता में, तो येलो मोजेक दिखता है। अभी लेटेस्ट में कुछ सालों से रिंग स्पॉट वायरस आ गया है। ऐसे गोल गोल फफोले बनते हैं हरे कलर के। पपीता आप लगाते हो ना, हेलो, ऐसा पत्ता आता है और ऐसे हरा हरापन हो जाता है, बाकी पीला पीला दिखता है। हाँ, इसको बोलते हैं रिंग स्पॉट वायरस। ये अभी लीफ कर्ली और येलो मोजेक दोनों से आगे निकल गया है रिंग स्पॉट वायरस। तो अगर पपीता की खेती करनी है तो बिना स्प्रे से तो होगी नहीं। तो मिट्टी का स्प्रे सबसे अच्छा है। पपीता की खेती में ऊपर से भी और पत्ते के नीचे से भी स्प्रे देना पड़ता है, और जो डंठल होता है उस पर भी स्प्रे देना पड़ता है, वरना वहां से फ्लावर ड्रॉप होते हैं, फल गिरते हैं। पपीता के बहुत फल गिरते हैं। एक जो पत्ता है उसमें एक गुच्छे में 12 से 14 कलियां आती है, मुहाने आते हैं। हमारे किसानों के पास अगर 3 फीट हाइट का पपीता है तो उसमें 300 फल लगे हुए दिख सकते हैं अगर सारे गुच्छों को पकड़ ले। बट हमारे पास 3 फीट की हाइट में 3 शायद फल होंगे या 10 फल होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलते ना। क्षमता है देने की, वो प्रकृति ने कली दी है, गुच्छा दिया है, फल टिकता नहीं है। इसलिए पपीता के तने के ऊपर भी हमें स्प्रे करना पड़ता है कि फल के वहां पर थ्रिप्स है, फल की जो डंडी निकली है वहां पर थ्रिप्स है, वो शेडिंग कराती है, फल ड्रॉप हो जाता है। तो हमें तने पर भी स्प्रे करना है, नीचे भी ऊपर भी। समझ में आया? मिट्टी का स्प्रे, अगर ये स्प्रे किसी भी फसल में करते हैं तो हमें कोई दवाई खरीदने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप जो भी फसल कर रहे हो एक ट्रायल करो। कैसे ट्रायल करो? 5 एकड़ जगह है, बीज का आधा एकड़ मेरे नाम पे छोड़ दो। फसल जो भी लगी हो, आधे एकड़ पे लिखो डॉक्टर बलराम किसान, बोर्ड लगा दो। कॉन्फिडेंस लाओ थोड़ा, घर वालों को भी बताओ ये डॉक्टर साहब चैलेंज देके गए हैं। दोनों तरफ आपकी मर्जी हो वो स्प्रे करना, जितना करते हो उतना करना, उसका हिसाब लिखना। इस आधा एकड़ में मैंने जो बताया मिट्टी का स्प्रे करना, उसके पैसों का हिसाब लिखना, न्यूट्रिशन वैल्यू लिखना, और फसल में क्या ग्रोथ है क्या नहीं है वो लिखना। अगर इससे कम आएगा तो ये मेरे से क्लेम करके ले लेना, बराबर है? अभी कर सकते हैं। इससे ज्यादा आए तो ये आधा एकड़ का मेरे को दे देना। अभी तो हंसी आ गई। चलो पहले साल मत देना। घर वालों को कैसे कॉन्फिडेंस दिलाओगे? दवाई दुकान पे नहीं जाना है, कुछ सॉलिड चीज चाहिए ना। डॉक्टर बलराम ने बोला है मेरे से ले लेना पैसे अगर नहीं पके तो, फिर तो कर सकते हो। तो ऐसा मेरे नाम का बोर्ड ही लगा देना वहां पर, बलराम किसान, और मुझे वीडियो फोटो भी भेजना कि आपके नाम के आधा एकड़ छोड़ रखा है। क्योंकि घर वाले यहां पर आए नहीं है ना, तो उनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। तो एक बार ट्रायल करो, फसल जो हो एक बार ट्रायल करो, उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, मुझसे भी रिजल्ट शेयर करो, हम भी और सीखेंगे। बट बहुत यूनिक चीज़ है मिट्टी का स्प्रे, और शायद रेड्डी जी की बात पूरे भारत में पहुंची नहीं क्योंकि मिट्टी दुकान पे मिलती नहीं, इसलिए उसका प्रचार हुआ नहीं। तो हम किसान पाठशाला भी प्रचार कर रहे हैं। उनका सिंगल कहना है कि मिट्टी का स्प्रे करो। हमने वाइसेनोमीटर डालकर ट्रायल किए तो हमें और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए, इसलिए हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो आप शुरुआत करो कहीं एक जगह से, कैंसर को बंद करके पपीता की खेती करेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि स्प्रे करना ही पड़ेगा, वरना पपीता की खेती नहीं करेंगे।
वरना पकेगा कम, वायरस आएगा, आप बोलोगे बलराम भाई मेरा खेती में कर रहा था वो भी गया। अब स्प्रे कौन से करना है डिसीजन आपको लेना है। मिट्टी का स्प्रे सबसे सेफ है। पानी प्रबंधन, खाद और मिट्टी का स्प्रे। हमारे पास समय और है, अभी चर्चा जारी रखें। क्योंकि जो पाठशाला लेने आया था वो तो चालू नहीं करी अभी मैंने। केला पपीता तो आया नहीं ना। आप समय लेके आए हो बैठने के लिए।